हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कंपनी लॉ सेटल प्रैक्टिस का जो आप लोग का अभी मैं पढ़ा रही थी, लेक्चर्स हो रहे थे, तो उसमें लास्ट मैंने प्रीवियस वीडियो उस पर अपलोड करी थी। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, पार्षद सीमा नियम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पार्षद सीमा नियम, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में आपके, या फिर एमसीक्यूज एग्जाम हो या फिर आप लोग का डिटेल में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो हो रहा हो, दोनों में ही उस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख जरूर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी करना। चलिए शुरू करते हैं इसे। तो पार्षद सीमा नियम के बारे में आपने ये समझा था कि पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक अपरिवर्तनीय चार्टर होता है, यानी कि एक इस तरह का एक समझिए बाउंड्री बना देता है चारों तरफ कंपनी की कि कंपनी उसके बाहर काम नहीं कर सकती और उसमें चेंजेस करना भी आसान नहीं होता है। कैसे होता है, चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन किस तरह से होते हैं इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने जो अपलोड करी थी उसमें आपको बताया ही हुआ था कि क्या विशेष प्रस्ताव का पारित करना पड़ता है, कब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन जो पार्षद अंतर नियम होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो कंपनी के अंदर जो क्या हो रहा है, किस तरह से काम होंगे, किस तरह से कंपनी का व्यवसाय को बिजनेस को चलाया जाएगा, उससे रिलेटेड सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, सारी चीजें लिखी होती हैं, वो कंपनी का पार्षद अंतर नियम होगा। इस तरह समझ लीजिए कि सबसे बड़ा कंपनी अधिनियम है, कंपनीज एक्ट है, उसके बाद आ जाता है पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद आ जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद अंतर नियम। अब एक बार इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है। पार्षद अंतर नियम की जो लॉर्ड कैर्नेस है उन्होंने डिफिनेशन दी है कि अंतर नियम कंपनी के सीमा नियम के सहायक की भूमिका निभाते हैं, कि कंपनी के कर्तव्यों, अधिकारों और शक्तियों को परिभाषित करते हैं तथा ये उल्लेख करते हैं कि कंपनी का कारोबार किस तरीके से व किस रूप में चलाया जाना है तथा कंपनी के आर्थिक विनियमों में किस प्रकार व किस रूप में परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज जो पार्षद अंतर नियम होता है वो सीमा नियम का पहली बात है, एक सपोर्टिव पॉइंट होता है, एक सपोर्टिव पिलर कह सकते हैं, एक सहायक की भूमिका निभाएगा, जिसमें कंपनी के जितने कर्तव्य हैं, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, क्या उसके राइट्स होंगे, क्या उसके पावर्स हैं, कहाँ तक वो काम कर सकती है, ये सारी चीजें जो होती है उसमें डिटेल में दे रखी होती हैं। सीमा नियम जो था उसमें जो था आपके वाक्य रहते थे, कॉजेस थे, और इसमें क्या रहता है, उन्हीं कॉजेस को डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर ही हो जाएगी डिफिनेशन, तो जो है दो कम से कम डिफिनेशन आपको तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर आता है कि पार्षद अंतर नियम क्या है, उसको परिभाषित कीजिए, उसकी डिफिनेशन दीजिए, तो वहाँ पर कम से कम दो डिफिनेशन जरूर दीजिएगा। ये हो गया आप लोग का इसकी डिफिनेशन की क्या है। अब आ जाते हैं कि कौन से सेक्शन में दे रखा है, तो मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स जो होगा वो आपका आ जाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में। इसमें जो दे रखा है कि पार्षद अंतर नियम क्या होते हैं, कंपनी के कुछ मूल रूप से बनाए गए कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में एक चीज और दे रखी है कि कुछ कंपनीज जो हैं अगर वो नहीं बना रही हैं पार्षद अंतर नियम अपने, तो वहाँ पर जो आपकी कंपनीज एक्ट दे रखा है 2013 जो है उसमें कुछ ऐसी टेबल्स दे रखी है, कुछ सूचियां दे रखी हैं जिसके भी नियम वहाँ पर उसके जहाँ पर यूज किए जा सकते हैं अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी ने नहीं बनाया है। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कंपनी का टाइप दे रखा है और किस तरह की अनुसूची या शेड्यूल या फिर तय तालिका को वो यूज कर सकती है। तो जो अंशों द्वारा सीमित कंपनी है उसके लिए एफ हो जाएगी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए जी हो जाएगी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसकी अंश पूंजी नहीं है के लिए एच होगी, और सीमित कंपनी जिसकी अंश पूंजी है उसके लिए आई हो जाएगी, और सीमित कंपनी जिसकी अंश पूंजी ना हो उसके लिए जे हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपकी दे रखी है कि अगर कंपनी अपना पार्षद अंतर नियम नहीं बना रही है तो उसकी जगह पर इन सूचियों का, इन जो लिस्ट दे रखी है उनका यूज करेगी, या इनमें जो भी रूल्स और रेगुलेशन दे रखे होंगे वही कंपनी पर भी लागू होंगे। ये हो जाता है कि पार्षद अंतर नियम क्या है। अब देख लेते हैं कि पार्षद अंतर नियम की विषय सामग्री क्या है। हमने ये तो समझ लिया कि यह पार्षद अंतर नियम होता है क्या, कि क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि पार्षद अंतर नियम का अर्थ बताते हुए उसे परिभाषित कीजिए, साथ ही उसकी विषय सामग्री का वर्णन कीजिए। जो आपको क्वेश्चन बनता है वो ये बनेगा। अब देख लेते हैं कि इसकी विषय सामग्री क्या है, कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो हो जाता है अंश पूंजी का विभाजन और सदस्यों के अधिकार, कि जो आपने अंश पूंजी कितनी होनी चाहिए पूंजीवाद की, तो उसमें हो जाता है सीमा नियम में, लेकिन उसका किस तरह से उसको डिवाइड किया जाएगा, उसमें जो उसके मेंबर्स होंगे उनको क्या राइट्स दिए जाएंगे, ये सारी डिटेलिंग किसमें रहती है, अंतर नियम में रहती है।
अंशों पर याचना व अंश आवंटन विधि, अंश प्रमाण निर्गमन विधि, अंशों के हरण तथा पुनर्निगमन की विधि, अंशों के हस्तांतरण की विधि, दो याचनाओं के मध्य कितना टाइम होना चाहिए, अंश पूरे के पुनर्गठन की विधि। तो ये सारा जो आप एक लिस्ट देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये सब आ जाता है कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स में, यानी कि जो अंतर्नियम की विषय सामग्री होती है उसमें। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, सारी तो आप लोग को याद रहना मुश्किल है, तो जितने पॉइंट्स आपको याद रहेंगे कम से कम कोशिश करिएगा 15 पॉइंट तो लिखिएगा ही अगर एग्जाम में पूछता है तो। आप इसको पॉइंट वाइज भी बना के लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो उसको जो है लिख करके एक हेडिंग बना करके उसमें डिटेल में भी अंदर दे सकते हैं। और डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया है, लॉन्ग में पूछा गया है कि शॉर्ट में पूछा गया है। जैसा पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को आप बनाकर लिखिएगा। यहाँ पर ये हो जाएगी अंतर्नियमों की विषय सामग्री। तो ये तो हमने समझ लिया कि अब पार्षद अंतर्नियम होता क्या है और उसमें कंटेंट क्या रहता है, उसकी जो विषय सामग्री क्या होती है। अब हम देख लेते हैं कि इसका क्षेत्र क्या होता है, स्कोप ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इसके क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, इसके स्कोप की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला हो जाएगा कि अंतर्नियमों का पार्षद सीमा नियम तथा कंपनी अधिनियम के अधीन होना चाहिए, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था कि एक कंपनी समझ लीजिए बीच में है, तो उसके सबसे बड़ा जो राउंड सर्किल होता है, सबसे बड़ी बाउंड्री होती है, वो कंपनीज एक्ट होता है, कंपनी अधिनियम होता है। उसके बाद उसके अंदर आ जाता है पार्षद सीमा नियम और उसके अंदर आ जाता है पार्षद अंतर नियम। जो पार्षद अंतर नियम होता है वो कंपनी अधिनियम और पार्षद सीमा नियम दोनों के ही अधीन बनाया जाता है, दोनों के हिसाब से ही बनाया जाता है, यानी कि कुछ भी ऐसा उसमें नहीं दे रखा होता है जो उसके अगेंस्ट हो या उसके विपरीत हो, अपोजिट हो। और दूसरा पॉइंट जो है कि अंतर्नियमों को सार्वजनिक कानून तथा सार्वजनिक नीति के विरोध में नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नॉर्मली कोई भी लॉ चल रहा होगा उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी एग्रीमेंट करने के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, या एग्रीमेंट करने के लिए जो भी पक्षकार होते हैं, पार्टीज होती हैं, उनकी जो एबिलिटीज होती हैं, योग्यताएं होती हैं, उसके भी अंडर में ही होना चाहिए। यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट जो कि 18 ईयर्स का ना हो या जो एक सही मेंटल स्टेट में ना हो। ये सारे जो होते हैं, एक किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पार्टी को अनुबंध करने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी एक एबिलिटीज योग्यताएं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल लॉ में कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग इस बात को जो पार्षद अंतर नियम है उसे भी मानना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल लॉज चल रहे होते हैं उनके अंडर में भी उसको होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाता है पार्षद अंतर नियम का क्षेत्र, स्कोप ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आ जाते हैं कि जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पर जो पार्षद अंतर नियम बनाया जाएगा उसके जो भी उस राज्य का रजिस्ट्रार होता है, जिस भी स्टेट में जो कंपनी होगी उसका अपना जो मेन हेड ऑफिस होता है, उसी स्टेट का जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास रजिस्ट्री के लिए उसे भेजा जाता है, जिसका नाम जो पार्षद सीमा नियम में, क्योंकि जो है रजिस्टर्ड कार्यालय का वाक्य भी एक रहता है, कॉज होता है, तो जो नाम दे रखा होगा उसी जगह पर जाकर इसको भी रजिस्टर्ड करवाया जाता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि इसका क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। अब आ जाते हैं परिवर्तन पर कि इसका अल्ट्रेशन जो होता है वो किस तरह से किया जाएगा। अल्ट्रेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो इसमें चेंजेस करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है, पार्षद सीमा नियम में होता है। इसके लिए जो एक विशेष प्रस्ताव होता है वो पारित किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रतिबंध भी इस पे लगाए गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसको जब भी हम इसका अल्ट्रेशन करेंगे तब कि पार्षद अंतर्नियम के परिवर्तन पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस अल्ट्रेशन ऑफ एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो क्या रिस्ट्रिक्शंस है एक बार देख लेते हैं। पहली हो जाएगी कि वैधानिक प्रतिबंध, स्टेटरी रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, कि सबसे पहली तो है इसमें कि जैसे मैंने बताया कि विशेष प्रस्ताव, विशेष संकल्प पारित करना होता है। फिर आ जाता है कि कंपनी एक्ट में, जो कंपनीज एक्ट है उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रावधान दे रखे हैं उसके अंडर में होना चाहिए। पार्षद सीमा नियम की शर्तों के अधीन हो। अगर परिवर्तन का प्रभाव पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में, यानी कि कोई पब्लिक कंपनी है उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वहां पर उसमें क्या रहेगा कि जो अधिकरण होता है, जो ट्रिब्यूनल होता है, उससे अनुमोदन लेना कंपल्सरी होता है, आवश्यक होता है, तभी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। फिर आ जाता है कि न्यायिक प्रतिबंध, जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस कौन होती हैं। ये अभी जो आप समझ रहे थे वो थी वैधानिक प्रतिबंध। अब आ जाएंगे न्यायिक प्रतिबंध, जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस। तो पहला हो जाएगा कि परिवर्तन अवैधानिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस जो हों वो वैधानिक हों, अवैधानिक नहीं, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो लॉस के लिए या जो कानून की दृष्टि में गलत हो। फिर आता है कि अंतर्नियमों का परिवर्तन व बराबरी का होना चाहिए, यानी कि जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं उससे किसी को किसी तरह की कोई भी हानि नहीं पहुंच रही, जैसे कि अल्पसंख्यक मतधारी होते हैं तो उनके हित को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे।
फिर आ जाता है कि अंतर्नियमन परिवर्तन पूरी कंपनी के लाभ के लिए किया जाना चाहिए कि अगर चेंजेस कर रहे हैं, कोई भी परिवर्तन हम कर रहे हैं तो उससे पूरी जितने भी अंशधारी हैं सबको प्रॉफिट हो, किसी को लॉस ना हो। इसीलिए कि अगर अंश पूंजी में कमी की जाती है तो उसके लिए हमको अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे हम अंश पूंजी में कमी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अंश पूंजी को बढ़ाना है तो वो करा जा सकता है क्योंकि उससे लाभ होगा, हानि नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं होगा। परिवर्तन अल्पसंख्यक हिस्सेदारों के साथ कपट करने वाला नहीं होना चाहिए। परिवर्तन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कंपनी तृतीय पक्ष के साथ अनुबंध का खंडन कर सके, यानी कि कोई भी आपने अगर थर्ड पार्टी के साथ जैसे कंपनी ने कोई भी थर्ड पार्टी के साथ किसी तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो आप इस तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाए या जो है खत्म हो जाए। इसमें ये रहेगा कि उसका लॉस होगा और कोई भी आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो आपने ऑलरेडी कर रखा था कोई कॉन्ट्रैक्ट वो उसको समाप्त कर दे। फिर आ जाता है परिवर्तन अवैध व्यापार की आज्ञा देने वाला नहीं होना चाहिए कि कंपनी क्या काम करेगी और कितना काम करेगी। जो कंपनी का उद्देश्य वाक्य होता है, ऑब्जेक्ट वाक्य होता है, कॉज होता है, उसमें दे रखा होता है। जो पार्षद सीमा नियम का एक वो है कॉज है उसमें दे रखा होता है। तो उसके जो भी उसमें दे रखा होगा कि कंपनी ये काम करेगी उसी की ही डिटेलिंग जो होती है वो आपके अंतर्नियम में दे रखी होती है। अंतर्नियम में आप कुछ इस तरह का चेंजेस नहीं कर सकते जो उसके उद्देश्य वाक्य के बाहर चला जाए, क्योंकि उद्देश्य वाक्य बाहर चला जाएगा तो पार्षद सीमा नियम के बाहर चला जाएगा। पार्षद सीमा नियम के बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। फिर आता है परिवर्तन सद्भावना से किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी चेंजेस है उसमें यही एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यही एक पर्पस होना चाहिए कि इससे कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी के मेंबर्स को प्रॉफिट होगा। भूतपूर्व सदस्य को आबद्ध करने वाला परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये हो जाते हैं जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन। फिर कुछ आपकी अन्य यानी कि एक्स्ट्राज में भी दे रखी हैं कुछ चीजें और परिवर्तन अंतर्नियमों की प्रतिलिपि सदस्यों को देना कि जो चेंजेस किए गए हैं तो उसके बाद जो नया अंतर्नियम आएगा उसकी एक कॉपी जो होती है जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको दी जाती है। परिवर्तन के पश्चात निर्गमित प्रत्येक प्रतिलिपि परिवर्तन के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि जो भी अल्ट्रेशन किए गए हैं उसमें दिए होने चाहिए जिससे कि जो मेंबर्स हो उनको ये पता रहे कि क्या चेंजेस किए गए हैं। तो ये हो जाता है कि क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्या बाउंडेशंस लगाई गई हैं जब हम अंतर्नियमों को बदलते हैं वहां पर, जिससे कि कोई भी कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं, संचालक हैं, मनमाने ढंग से या कुछ भी चेंजेस ना कर पाए जिससे कि जो उसके मेंबर्स हैं उनका लॉस हो सके। ये हो जाता है कि क्या उसमें प्रतिबंध है। अब आ जाते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर्नियम के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो उसका बेस है तो बेस जो डिफरेंस का पहला है प्रमुख एवं सहायक, तो आपको पहले ही पता है पार्षद सीमा नियम जो है वो प्रमुख हो जाएगा और अंतर्नियम क्या होता है उसका सहायक होगा। फिर आ जाता है बनाने की आवश्यकता। पार्षद सीमा नियम बनाना कंपलसरी या आवश्यक है और पार्षद अंतर्नियम आपको पता ही है कि कंपलसरी नहीं है। जो कंपनीज नहीं बनाएंगी तो उसके लिए उनके अलग अलग जो अभी मैंने आपको बताया था कि टेबल्स दे रखी हैं F से लेकर J तक के, उन टेबल्स का यूज कर सकती हैं। फिर आता है विषय सामग्री कि क्या उसका कंटेंट होता है। तो यहाँ पर पार्षद सीमा नियम में क्या होता है कि ये कंपनी के उद्देश्यों को प्रकट करती है कि कंपनी क्या करेगी, और पार्षद अंतर्नियम में उन्हीं उद्देश्यों को किस तरह से किया जाएगा, एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाएगा वो बताया जाता है। सीमा जो होती है तो पार्षद सीमा नियम किसके अधीन होगा, मैंने आपको बताया था 3 राउंड सर्कल होते हैं। तो जो पार्षद सीमा नियम होगा वो कंपनी अधिनियम के अंडर में होगा और पार्षद अंतर्नियम जो होगा वो पार्षद सीमा नियम और कंपनी अधिनियम दोनों के अधीन होगा। फिर आ जाता है अनुबंध। तो अनुबंध में रहेगा कि जो पार्षद सीमा नियम है तो कंपनी व उससे संबंध रखने वाले जो बाहरी व्यक्ति होते हैं के बीच एक अनुबंध की तरह होता है, और जो पार्षद अंतर्नियम होता है वो कंपनी के ही जो अंशधारी हैं, शेयर होल्डर्स हैं और जो कंपनी है जो उसके अधिकारी हैं इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। फिर आ जाता है परिवर्तन। तो पार्षद सीमा नियम परिवर्तन करना कठिन होता है, आसान नहीं होता है। पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। ये हो जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब आइए देख लेते हैं कि जो रचनात्मक सूचना का सिद्धांत है और जो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत है वो क्या होता है। तो इसके ये काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार इसको भी देख लेते हैं कि जो रचनात्मक सूचना का सिद्धांत है यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो ये क्या रहेगा। इसमें ये रहता है कि ये माना जाता है या जो न्यायालय है या जो कोर्ट होता है वो ये मानता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे कंपनी के जो पार्षद सीमा नियम है और पार्षद अंतर नियम है उसकी काफी जानकारी अच्छे से होगी
और उसके बाद ही उसने कंपनी के साथ किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट किया होगा। अगर वो इन सब चीज़ों की जानकारी रखे बिना कोई एग्रीमेंट कर लेता है और इससे उसको हानि होती है, लॉस होता है, तो यहाँ पर कंपनी उत्तरदायी नहीं होती है, ऐसा माना जाता है इस जो आपका सिद्धांत है रचनात्मक सूचना का सिद्धांत, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा गया है कि ये जो विवाद था कोटला वेंकट स्वामी बनाम चिंता राममूर्ति का, तो वहां पर न्यायालय ने कहा था कि जो कंपनी का अंतर्नियम में ये प्रावधान था कि कंपनी द्वारा किए जाने वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उन कॉन्ट्रैक्ट पर कंपनी के जो प्रबंध संचालक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जो कंपनी का सेक्रेटरी सचिव होगा और जो कार्यकारी संचालक होगा उसके सिग्नेचर होंगे, उसके हस्ताक्षर होंगे उस एग्रीमेंट पर। लेकिन उसने कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया और उसके जो सिग्नेचर थे वो सिर्फ सचिव और कार्यवाहक संचालक के ही थे, जो प्रबंध संचालक था उसके नहीं थे। तो यहाँ पर न्यायालय ने ये डिसीजन दिया कि आपका ये दायित्व बनता था, आपकी लायबिलिटी बनती थी जो बाहरी व्यक्ति था उसकी, अगर उस पर तीनों के ही हस्ताक्षर होने चाहिए थे, सिग्नेचर होने चाहिए थे, तो बिना तीनों के सिग्नेचर के आपको उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। इसमें आपकी गलती है, इसलिए कंपनी का कोई भी इसमें दायित्व नहीं बनता है। यही हो जाता है रचनात्मक सूचना का सिद्धांत कि कंपनी के पास सीमा नियम और अंतर्नियम की जानकारी होती है, ये माना गया है जो बाहरी व्यक्ति है जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कोई कर रहा होगा, अनुबंध कर रहा होगा। ये हो जाता है रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। दूसरा जो इसमें दे रखा है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, वो जस्ट अपोजिट दे रखा है उसके, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसमें क्या माना गया है कि इसमें माना जाता है कि जो बाहरी व्यक्ति होते हैं कंपनी का आंतरिक प्रबंध किस तरह का चल रहा है वो उस बारे में जानकारी नहीं रखते, तो इसलिए बाहरी व्यक्ति ये मानते हैं कि कंपनी का प्रबंध सही ढंग से चल रहा होगा, वहाँ काम सही ढंग से किया जा रहा होगा। इसलिए वो कंपनी के साथ अगर कोई अनुबंध कर रहे हैं और कंपनी का आंतरिक प्रबंध अगर सही नहीं है, कुछ गड़बड़ी है, तो इसके लिए वो कंपनी जो होगी वो उत्तरदायी होगी अगर कोई हानि या कोई लॉस होता है जो बाहरी व्यक्ति है उसको। यहाँ पर न्यायालय ने क्या किया है, जो कोर्ट है उसने बाहरी व्यक्तियों को, जो बाहरी पार्टीज है उनको संरक्षण दिया है, उनको प्रोटेक्शन दिया है। तो इसमें कुछ आपके एग्जाम्पल देख लीजिए कि कौन से ऐसे कार्य हो सकते हैं। इसमें रहेगा कि अगर अंतर्नियम में ये नियम दिया गया है कि ऐसा संचालक उस संबंध का वोट नहीं दे सकता जिसमें उसका स्वयं का हित हो, यानी उसका खुद का कोई एग्रीमेंट या किस तरह का कुछ कंपनी के साथ कर रहा है, तो उस वाले पॉइंट पर अगर वोटिंग कराई जा रही है तो वो अपना वोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसमें उसका अपना कोई बेनिफिट था, अपना कोई हित था। तो यहाँ पर जो बाहरी व्यक्ति होगा वो आके ये जांच नहीं करेगा, वो आके ये चेक नहीं करेगा कि कंपनी की किसी सभा में उसने दिया है वोट कि नहीं दिया है। तो ये माना जाता है, ये अंडरस्टूड होता है कि हाँ ये कंपनी के अंतर्नियमों में था, तो उसी के अकॉर्डिंग काम हुआ होगा। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है कि संचालकों की सभा करने के लिए पर्याप्त सदस्य उपस्थित थे या नहीं थे, ये भी बाहरी व्यक्ति नहीं चेक करेगा। फिर संचालक मंडल ने कंपनी के संबंध में कोई निर्णय लिया है तो यह निर्णय नियमानुसार है या नहीं, इसकी जांच भी बाहरी व्यक्ति नहीं करेगा। तो ये हो जाता है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कि यहाँ पर किसको प्रोटेक्शन मिलता है, यहाँ पर बाहरी व्यक्ति को मिलता है। और जो रचनात्मक सूचना का सिद्धांत था वहां पर किसको प्रोटेक्शन मिल रहा था, वहां मिल रहा था जो कंपनी थी उसको मिल रहा था। तो दोनों में ध्यान रखिएगा। अब जो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत है इसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अपवाद, एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या है इसके अपवाद कि कहाँ पर ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। अनियमितता का ज्ञान होने पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। अगर उस व्यक्ति को पता ही है कि कंपनी में किसी तरह का कोई फ्रॉड चल रहा है या कंपनी सही ढंग से काम नहीं कर रही है, जो कंपनी के उद्देश्य थे वो उद्देश्य ना करके कुछ दूसरा ही काम कंपनी कर रही है, उसके बाद भी वो जाकर कंपनी से कोई एग्रीमेंट कर लेता है, इसके लिए फिर कंपनी उत्तरदायी नहीं है, वो व्यक्ति खुद ही उत्तरदायी होगा क्योंकि उसको ऑलरेडी इस बारे में नॉलेज थी। फिर है अनियमितताओं की शंका होना, सस्पेशन ऑफ इरेगुलरिटीज, कि आपको पता है कि उस कंपनी में कुछ हो रहा है, आपको डाउट है, उसके बाद भी आप वो काम कर लेते हैं, जाकर एग्रीमेंट कंपनी साथ कर लेते हैं, तो वहां पर भी गलती आपकी ही है। कंपनी का सौदा कंपनी के साधारण व्यापार से संबंधित न होने पर, एक कंपनी जो आपके साथ कर रही है एग्रीमेंट, एक्चुअल में कंपनी वो काम ही नहीं करती है, उससे कुछ अलग काम करती है, लेकिन वो दूसरा काम के लिए आपके साथ एग्रीमेंट कर रही है, तो ऑटोमेटिक आपको पता है ना कि वो इलीगल कर रही है, कुछ गलत काम कर रही है, उसके बाद भी आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो भी रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। कंपनी के नाम में किए हुए कार्यों के कपटपूर्ण व व्यर्थ होने पर सिद्धांत का न लगना। ये कंपनी यानी कि कुछ इस तरह के काम है जो कपटपूर्ण, फ्रॉड पूरी तरह से कर रही है, जब तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। पार्षद अंतर नियमों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स, इसमें यह रहता है कि अगर ये बात क्लियर हो जाती है कि जो भी अनुबंध किया गया है वो कंपनी के अधिकारी के प्रत्यक्ष अधिकार में था,
तो वहाँ पर भी कंपनी क्या होती है, उससे नहीं अपने मुकर सकती या नहीं बच सकती है। तो यहाँ पर कंपनी को अपने दायित्व में को पूरा करना पड़ता है। फिर आ जाता है अधिकारों के बाहर कार्य, एक्ट आउटसाइड अथॉरिटीज, यानी कि जो उसका राइट ही नहीं था उसके बाहर जाकर कंपनी काम कर रही है। तो ये तो आपको पता ही है कि कंपनी का राइट नहीं था और कंपनी ने काम किया है। तो यहाँ पर इसके लिए भी कंपनी उत्तरदायी नहीं होती, आपकी खुद की ही लायबिलिटी बनती है। तो ये हो जाएगा आपका जो आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत होते हैं उसके अपवाद। तो इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैप्टर समझ में अच्छे से आ गया होगा कि पाषाणता नियम क्या है, उसमें कौन सी चीजें आती हैं, उसका कंटेंट क्या है, विषय सामग्री क्या है, किस तरह उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं और कौन कौन से उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या प्रतिबंध हैं उसमें चेंजेस करने के। साथ ही भाषा सीमा नियम, अंतर नियम में डिफरेंस क्या होता है, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत क्या है और आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत और उसके अपवाद क्या है। इतना आपने आज की वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रविवरण क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और फ्रेंड साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और किसी तरह की और वीडियोस चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।